हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गद्य खंड के प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा नामक कहानी का अध्ययन किया। तो वो कहानी आप सभी को समझ में आ गई होगी। आज हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिए। प्रश्न नंबर 1 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कांजी हाउस वह जगह होती थी जहां पर आवारा पशुओं को पकड़कर रखा जाता था और उन सारे पशुओं का ध्यान रखने की जिम्मेदारी कांजी हाउस के मालिक को होती थी। जानवरों की संख्या की सही जानकारी रखने के लिए वह रोज़ पशुओं की हाजिरी लेता था ताकि उसे मृत या भागे हुए पशुओं की जानकारी मिलती रहे। समझ में आया सभी को? कांजी हाउस जो होता है उसमें आवारा पशुओं को कैद किया जाता है, मतलब जो पशु इधर उधर घूमते हैं उनको कैद कर दिया जाता है और उसमें कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाता। तो उसी में हीरा और मोती बैल को भी पकड़कर कैद किया गया था। तो आप इस उत्तर को लिखेंगे। और प्रश्न नंबर 2 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, वह छोटी बच्ची भैरों की बेटी थी जिसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। जब उसने देखा कि गया उनसे दिन भर खेतों में खूब काम करवाता है, जरा सी गलती होने पर मारता पीटता है और खाने के लिए सिर्फ सूखा भूसा ही देता है, छोटी बच्ची को लग रहा था कि उसकी और बैलों की स्थिति एक जैसी है। इसीलिए हीरा और मोती के लिए उसके दिल में दया की भावना पैदा हुई। ये गया कौन था? जो झूरी था उसका साला था गया, और वही हीरा मोती दोनों बैलों को लेकर आया था। और जो छोटी बच्ची थी उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। तो उसे भी लगा कि गया जो है दोनों गाय बैलों से खेती करवाता है और खाने पीने के लिए भी अच्छे से कुछ देता नहीं है, तो इनकी भी हालत मेरे ही जैसी है। इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। इस उत्तर को आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? मतलब इसमें नीति विषयक मूल्य कौन कौन से हैं? बैलों के माध्यम से कवि ने क्या बताया है? देखिए इसके उत्तर में आप लिखेंगे पॉइंट डालकर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभरकर सामने आए हैं। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे हुए। नंबर 1 है, मनुष्य को अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। अन्याय और अत्याचार करना अगर पाप है तो उसे सहना उससे भी बड़ा पाप है। कैसा भी कठिन समय क्यों न हो, अपने मित्रजनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समस्या कितनी भी गंभीर क्यों न हो, गंभीरतापूर्वक सोच समझकर वह आपस में बैठकर मिलजुल कर उसका हल निकाला जा सकता है और एकता में ताकत होती है। तो इसको आप लिखेंगे। इसका मतलब कहानी में बैलों के माध्यम से
बहुत सारे नीति विषयक मूल्यों को बताया गया है कि हमें बहुत ही संघर्ष के बाद अपना घर मिलता है। जैसे कि हीरा मोती दोनों बैल जो थे, झूरी ने उन्हें अपने ससुराल गया के साथ भेज दिया था और दोनों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके बाद भी दोनों ने बहुत संघर्ष किए और तब जाकर उन्हें अपना घर वापस मिला। तो आप इस चीज़ को लिखेंगे। और क्या संघर्ष किए ये आप सभी को पता है, इसीलिए बताया गया है कि एकता में ताकत होती है। जैसा कि जब बैल आया था उनसे लड़ाई करने, तो दोनों बैलों ने मिलकर उस पर वार किया, जिससे दोनों की जीत हुई। ठीक है। और अंत में एक सांड भी आता है, उनसे भी लड़ाई करते हैं ये लोग। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। इसमें मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि गधा स्वभाव से ही सरल, सीधा, धैर्यवान, सहनशील और क्रोध रहित होता है। उसे सुख दुख, लाभ हानि या किसी अन्य चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वह हमेशा एक समान रहता है। इसलिए प्रेमचंद उसे संत कहते हैं। दरअसल अपने इसी स्वभाव के कारण गधा कभी भी सम्मान का पात्र नहीं रहा। इसमें प्रेमचंद जी ने कहा है कि गधा जो होता है सबसे सीधा जानवर होता है और उसे कुछ भी दे दीजिए वह खा लेता है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता और बहुत ही धैर्यवान, सहनशील होता है और क्रोध बहुत ही कम करता है। उसे किसी भी चीज़ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लाभ हानि, सुख दुख, हर स्थिति में वह समान रहता है। इसलिए प्रेमचंद उसे संत कहते हैं। इसी स्वभाव के कारण गधा कभी भी सम्मान का पात्र नहीं रहा है। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो हीरा और मोती की गहरी दोस्ती के बहुत सारे क्या हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे यह पता चलता है कि दोनों में बहुत अधिक दोस्ती थी। चलिए पॉइंट देकर लिखिएगा। कभी वह एक दूसरे को चाट कर तो कभी एक दूसरे को सूंघ कर या फिर कभी कभी सींग भिड़ाकर अपना प्रेम एक दूसरे के लिए प्रकट करते थे। जब दोनों एक साथ गाड़ी या हल में जोते जाते थे तो उन दोनों की कोशिश यही रहती थी कि ज़्यादा भार उसके कंधे पर आए। जब गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा तो मोती को यह बात सहन नहीं हुई। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत लेकर भाग खड़ा हुआ। विशालकाय सांड से दोनों ने बराबरी का मुकाबला किया। समझ में आया? हीरा मोती की जो गहरी दोस्ती थी किन घटनाओं से पता चलती है? वो दोनों लंबे समय से एक साथ रहते हैं और दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है कि दोनों एकदम भाई की तरह एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब उनको प्रेम जताना होता तो एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर और कभी कभी सींग भिड़ा कर अपना प्रेम एक दूसरे के लिए प्रकट करते। और जब नाद में दोनों को चारा दिया जाता तो दोनों एक साथ नाद में अपना मुंह डालते और एक साथ निकालते, और अगर एक नहीं खाता तो दूसरा भी नहीं खाता, और खाने के बाद दोनों एक साथ ही बैठते। तो इससे भी पता चलता है कि दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। और जब दोनों हल जोतते, खेत जोतने के लिए जाते, तो हल में जोते जाने के लिए जितने भी सामान होते हैं
उनको ये लोग सोचते थे कि अधिक से अधिक बोझ हमारे कंधे पर रहे। दोनों एक दूसरे के लिए यही सोचते थे कि दूसरे पर कम बोझ पड़े। और इस तरह से जब हीरा की नाक पर गया ने डंडा मारा तो मोती को भी यह बात सहन नहीं हुई। वह हल जोतने का जितना भी सामान होता है, रस्सी, जुआ, सभी को लेकर भाग खड़ा हुआ और सारे सामान टूट फूट कर चकनाचूर हो गए। और जब सांड ने दोनों पर मुकाबला किया तो दोनों ने मिलकर उनको खूब मारा और अंत समय तक दोनों एक साथ रहे। और बहुत ही संघर्ष करने के बाद वे दोनों अपने घर झूरी के पास वापस पहुंच गए। तो पॉइंट में आप सभी इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि जो गया के घर एक लड़की थी, उसकी माँ नहीं थी, तो सौतेली माँ थी, उस लड़की को बहुत ही मारती थी। तो दोनों हीरा और मोती जो बैल थे, ये लोग बहुत ही दुखी होते थे। तो एक बैल ने कहा कि मन तो करता है कि इस औरत को उठाकर अपने सींगों से यहीं पर पटक दें। तो दूसरे ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत जात पर सींग चलाना मना है, तुम भूल क्यों जाते हो। तो हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण क्या हैं, आप लोग लिखिएगा कि प्रेमचंद का दृष्टिकोण साफ है कि वो नारी जाति का सम्मान करते थे। हीरा और मोती दोनों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज को यह संदेश देने की कोशिश की है कि महिलाओं पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं का समाज में सदा सम्मान करना चाहिए, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। और यही सभ्य समाज और सभ्य लोगों की पहचान भी है कि वो महिलाओं का सदा आदर व सम्मान करें। प्रेमचंद जी ने इसी बात को स्पष्ट किया है। और हीरा मोती नामक जो कथा है, दोनों बैल भी इस बात को समझकर नारी जाति का सम्मान करते थे। इसको आप लोग लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, किसान जीवन में पशु और किसान एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसीलिए उनके आपसी संबंध बहुत गहरे, आत्मीय व मजबूत होते हैं। इसी बात को प्रेमचंद जी ने अपनी 2 बैलों की कथा के माध्यम से बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। इस कहानी के जरिए उन्होंने बताया है कि पशु भी प्रेम, अपमान और क्रोध की भाषा समझते हैं। वो भी प्रेम के बदले प्रेम लौटाना जानते हैं। किसान के जीवन में पशु भी उनके घर के सदस्य की भांति होते हैं, जो उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार झूरी जो होता है, उसके पास 2 बैल होते हैं, हीरा और मोती। तो झूरी अपने दोनों बैलों से बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार दोनों बैल भी झूरी से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें भी आपसी संबंध और हर चीज़ का ज्ञान होता है। ठीक है। पशु भी प्रेम, अपमान और क्रोध की भाषा को समझते हैं। जैसा कि झूरी के साला गया ने जब दोनों बैलों के सामने सूखा भूसा डाला तो इन दोनों बैलों ने नहीं खाया, क्योंकि इन्हें अपना अपमान लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, इन लोगों ने नहीं खाया। तो इस तरह से वह भी प्रेम, अपमान और क्रोध की भाषा समझते हैं। वो भी प्रेम के बदले प्रेम लौटाना जानते हैं।
और किसान के जीवन में पशु भी उनके घर में सदस्य की तरह होते हैं, जो उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो इस उत्तर को आप लोग लिखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो जब हीरा और मोती दोनों बैल काजी हाउस में बंद थे, तो उन लोगों ने कच्ची दीवार को जब तोड़ा था, मिट्टी की दीवार को, तो सभी जानवरों को भगा दिए थे और ये दोनों फंस गए थे। तो उसी के बारे में बताया गया है कि कम से कम कुछ जानवर की तो जान बच गई और वो सब आशीर्वाद तो देंगे। तो मोती के इस कथन की यही विशेषताएं हैं कि वह स्वभाव से दयालु और परोपकारी है। वह आशावादी भी है, इसलिए उसे लगता है कि उनके आशीर्वाद से वह भी एक दिन इस कैद से बाहर निकल जाएगा। उसने दीवार तोड़कर पहले स्वयं भागने के बजाय और जानवरों को भागने का मौका दिया। मतलब उसने दीवार तोड़ी लेकिन पहले स्वयं न भागकर जानवरों को भागने का मौका दिया। इससे पता चलता है कि वह स्वार्थी भी नहीं था। सारे जानवर जब भाग जाते हैं तो हीरा मोटी रस्सियों से बंधा होता है, तो मोती भी नहीं भागता, वह भी वहीं पर रहता है। हीरा मोती दोनों में घनिष्ठ मित्रता होती है, इसलिए दोनों एक साथ ही रहते हैं। इसमें आप लोग इसको लिखिएगा। अब प्रश्न नंबर 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क में दिया है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका अर्थ ये होगा कि अपने आप को पढ़ा लिखा व सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मानने वाला इंसान कभी कभी दूसरे इंसान की बातों का अर्थ भी सही से नहीं समझ पाता है। जबकि जानवर होकर भी हीरा और मोती अक्सर इशारों में ही बातें करते थे और एक दूसरे की मन की बातों को आसानी से समझ जाते थे। उन दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि बताया गया है कि कभी कभी जो प्राणी होते हैं, इंसान होते हैं जो, वो भी कभी कभी दूसरे की बातों को समझ नहीं सकते। जबकि बोलने का अधिकार तो केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। बोलने के बाद भी मनुष्य एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते। जबकि जानवर होकर भी हीरा और मोती इशारों में जो बात करते हैं, उनके इस इशारों को, मतलब एक दूसरे की मन की बातों को वे आसानी से समझ जाते थे। जानवरों का ये हाल था। अगला देखिए, ख में है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कहने का मतलब, दोनों बैल जो होते हैं एक एक रोटी खाएंगे तो उनका पेट तो भर नहीं जाएगा, लेकिन जो लड़की रहती है वो एक एक रोटी दोनों बैलों को बड़े प्यार से खिलाती है, इसलिए उन दोनों का हृदय ऐसा पिघल जाता था मानो पूरा भोजन ही मिल गया हो। गया झूरी का साला रहता है, इसमें आप उत्तर में लिखेंगे, गया उनको लगातार मारता पीटता, भूखा रखता और उनका अपमान करता था, जिससे वे दोनों बहुत दुखी थे। वे अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। उस नन्ही बालिका के द्वारा प्रेम पूर्वक खिलाई एक रोटी से उनका पेट वाकई में नहीं भर सकता था, लेकिन गया के घर में पहली बार उनके साथ किसी ने प्रेम पूर्वक व्यवहार किया था, जिससे उनके दिल को बहुत सुकून मिला। तो इसे आप लिखेंगे। वो जो लड़की थी वह बड़े ही प्रेम से दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाती थी, तो दोनों बैलों को बहुत ही सुकून मिलता था। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्नोत्तर आप सभी के समझ में आ गए होंगे। आप सब इस प्रश्नोत्तर को अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा और जहाँ समझ में न आए वहाँ कमेंट भी कीजिएगा, और जब आपकी लाइव क्लास चलती है तब उसमें आप पूछ सकते हैं। कहीं कुछ छोड़िएगा नहीं, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे खूब मेहनत से पढ़िए, याद कीजिए, न समझ में आए तो पूछिए।
और नोट्स में प्रश्नोत्तर भी भेज दिया जाएगा। आप सब उसे अच्छे से लिखिएगा, पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।